हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट पार्ट 7 में आपका वेलकम है। मैंने जो पीछे पार्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एक तो मैंने पढ़ाया था एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ाया था, और एक जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने डाल्टन एटॉमिक मासेस। ठीक है बच्चों, उसमें हमें एक चीज़ याद करनी है हमेशा। क्या चीज़ याद करनी है हमें? AMU। ये AMU क्या था, इसकी इक्वेशंस क्या थी, मैंने पार्ट 6 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरे पार्ट 6 को आप देखो, और जो हमारा AMU की इक्वेशंस थी, ठीक है, उसी के अनुसार हम किसी भी एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। वो कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, वो ओनली समझने वाली चीज़ है एंड प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। ओके, आज का हमारा एक टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मासेस। ठीक है, वेलकम बैक आपका केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। ठीक है, सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट क्लास 11th का हमारा एक टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। एक्चुअली बच्चों, ये क्या चीज़ होती है? बच्चों, आपको लगा होगा कि हमें तो अभी तक एक चीज़ ही पढ़ते आ रहे हैं, एटॉमिक मास। क्या चीज़ पढ़ते आ रहे हैं? काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से हमें केवल एक ही चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। एक्चुअली बच्चों, हम एटॉमिक मास को न पढ़ के हुए हम पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। किसको पढ़ते हैं बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास को हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा पूरा। जो एवरेज एटॉमिक मास से पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। आपने सभी एक चीज़ पढ़ी होगी, एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसका जो नाम है आइसोटॉप्स। बच्चों, ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एक्चुअली आपको सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऐसे सब्सटेंस जिसके एटॉमिक नंबर तो होते हैं बच्चों सेम, ओके, बट एटॉमिक मास होता है बच्चों डिफरेंट। ओके, डेफिनेशन समझ में आई मेरी? ऐसे सब्सटेंस बच्चों जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, ठीक है, बट जो जिनका एटॉमिक मास होता है आइसोटॉप का, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण बच्चों इनका एलिमेंट भी सेम होगा। ठीक है, एलिमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो एटॉमिक मास डिफरेंट कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने ले लिया कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? सभी को पता है 6 होता है। ठीक है, तो इसका कार्बन का मास हो गया, एक है 12। ओके, नेक्स्ट टर्म में ले लिया, एक मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और एक कार्बन जो है नेक्स्ट वाला, उसका जो मास है वो है 13। ठीक है, एक कार्बन ले लिया मैंने, उसका एटॉमिक नंबर है 6 और उसका जो मास आया है वो है 14। ठीक है बच्चों, इसके एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसके मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो बच्चों वो 7 नहीं हो जाएगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। 7 हो जाएगा तो वो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बता दूं आपको कि ब्रोन, बच्चों मैंने मान लिया कि ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से ये 3 कार्बन है। ठीक है, जो इनका एटॉमिक है बच्चों वो है 666, मतलब सेम है इसका एलिमेंट। ठीक है, तो बच्चों इसका जो मास है वो डिफरेंट कैसे है? बच्चों, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी 10th क्लास में। ठीक है, जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट किया था, वो हमेशा मास के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर हैं और मास उसका 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है, तो आप अलग अलग डब्बे बना दोगे। ठीक है, इसमें 12 भर दिए, इसमें 13 भर दिए और इसमें 14 भर दिए। बच्चों 14 तो
इसका भी होता है, नाइट्रोजन का भी मास होता है। क्या आप उस डब्बे के अंदर नाइट्रोजन को रखोगे या कार्बन को रखोगे? ठीक है, तो इसी प्रकार से इनका एटॉमिक नंबर तो बच्चों सेम होना चाहिए एंड जो इनका मास है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसे है? अगर मैं आपको कह दूं कि जो इनका एटॉमिक नंबर है वो तो 6 रहने दो, ठीक है, और जो उनका जो मास है उसको हम कैसे निकालेंगे? उस मास को बच्चों हम एवरेज करके निकालेंगे। क्या करके? एवरेज। इन तीनों का मास जो है वो हम एवरेज करके निकालेंगे, हर एक आइटम का मास एवरेज करके। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है। 11th क्लास के स्टूडेंट के अंदर कुछ मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ बायो के स्टूडेंट हैं और कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बच्चों, हर एक स्टूडेंट के अंदर एलिमेंट तो सेम होंगे, ठीक है, बट जो उनका मास होगा, ठीक है, एक हैवी होगा, एक उससे बड़ा होगा, एक अति छोटा होगा, ठीक है, उनके जो मास में डिफरेंट होगा, ठीक है। आप कह दो कि मैथ वाले साइंस वालों को मार दे, बचाने तो जाओगे आप, चाहे आप मैथ वाले के पास बायो के पास लड़ने जाओ वो भी बचाने जाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है, बट उनका जो मास होता है बच्चों वो डिफरेंट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज़ एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास का बच्चों एक फार्मूला होता है, परसेंटेज मल्टीप्लाई एटॉमिक वन। वन मतलब आइसोटोप कितने भी हो सकते हैं, 1 ले लिया, प्लस में परसेंटेज एटॉमिक नंबर 2 मतलब वो कितने भी आइसोटोप हो सकते हैं, एंड सोन, ठीक है, इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, कितने भी 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, और अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों? मतलब कोई भी नेचर का, मतलब कोई भी वातावरण का कितना परसेंट नेचर है, ठीक है, कितना परसेंट नेचर है उस वातावरण का, ठीक है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आपको समझ में आएगा अच्छे से। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, मैंने ले लिया बोरॉन, ठीक है, उसके 2 आइसोटोप हैं, एक है ये वाला और एक है ये वाला, ठीक है। इसका मास है 10 और इसका मास है 11, ठीक है। आइटम नंबर तो सेम है, एलिमेंट सेम है, तो बट मास इसका डिफरेंट है। आप पूछोगे सर जी इस फॉर्मूले के अनुसार आइसोटोप तो 2 हो गए, बट इसका परसेंटेज कितना होगा? इसका परसेंटेज होगा बच्चों लगभग 81% और इसका परसेंटेज होगा बच्चों 19% लगभग, मान लिया। अब हमें इसका क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। किसके सहायता से? इस फॉर्मूला के सहायता से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला लिखेंगे क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो बड़ी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों? 81, ठीक है, मल्टीप्लाई 11, ठीक है, प्लस में 19 मल्टीप्लाई 10 और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? 100, ठीक है। जल्दी से इसको मुझे सोल्व करके बताओ फटाफट कि इसका कितना आंसर आएगा। जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, मैथ वाले स्टूडेंट्स फटाफट। आप इतनी जल्दी निकालोगे इतने तो मैं ही मेरे फ़ोन में कैलकुलेट करके निकाल दूंगा बच्चों। इसका आया है 1081 अपॉन में 100 और इसका जो आया है ये आया है 10.81 क्या आया है? AMU, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, B मतलब बोरॉन का जो हमारा मास आया है वो आया है हमारा 10.81, ठीक है। ये हमारा किसका मास निकल गया? बोरॉन का मास निकल गया। किसकी सहायता से? एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूला के अनुसार हमें मास निकालना आ गया। ओके, ऐसे बच्चों हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है। आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा, इसको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो, ठीक है।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों मॉलिक्यूलर मास। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इजी ट्रिक के अनुसार। हमारा अगला है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता होगा। ठीक है, किसी को नहीं पता होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे हमारा जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, द सम ऑफ मास ऑफ विच ऑल द आइटम, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फॉर एग्जांपल है, जैसे हमें ले लिया C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको बच्चों एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें 1 से लेकर 20 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक बच्चों आपको सभी का मास पता होना ज़रूरी है। आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, उसी से आप पता लगा सकते हो किसी भी आइटम का मास क्या होता है। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्लूकोज है उसका हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का मास कितना होता है, 12 AMU। ठीक है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का मास बच्चों 1 होता है, 1 AMU। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। प्लस में ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 AMU। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने ऑक्सीजन है, 6 है, कितने होंगे बच्चों, 72 AMU। ठीक है, 12 AMU और 96 AMU। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आया है, 180 AMU। फाइनली हमारा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 180 AMU है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी मॉलिक्यूल मास निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको उतार सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है बच्चों फॉर्मूला मास। ठीक है, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से सुनना। ठीक है, कि फॉर्मूला मास क्या होता है बच्चों, एक्चुअली जो फॉर्मूला मास है ना वो किसके लिए लागू किया गया है, वो लागू किया गया है सॉलिड, ठीक है, एंड आयनिक मॉलिक्यूल के लिए लागू किया गया है। ठीक है, सॉलिड और आयनिक जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसको लागू किया गया है फॉर्मूला मास के लिए। ना ही इसमें लिक्विड का यूज़ होगा और ना ही इसमें गैस का यूज़ होगा। इन दोनों का इसमें यूज़ क्यों किया गया है बच्चों, सॉलिड के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है कि मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, चिपके रहते हैं अपने एक दूसरे से। ठीक है, उनके बीच में बच्चों कोई गैप नहीं है। ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी होगा, जब मैंने स्टार्टिंग कराया था चैप्टर सॉलिड के बारे में आपको बताया था कि ये एक सॉलिड है, जो इसके पार्टिकल्स हैं बच्चों वो हमेशा चिपके रहते हैं। ठीक है, उनमें कोई गैप नहीं होता। एक्चुअली ये तो मैंने एक नोटबुक पे बनाया है, जैसे आपको 2D नज़र आ रहा है। तो बच्चों हमारा जो सॉलिड होता है ना वो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, 3D शेप में होता है। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ कि सॉलिड 3D में शो करता है, ना कि 2D में। ठीक है, यहाँ मैंने एक गोला बना दिया, सॉलिड बना दिया, यहाँ भी एक सॉलिड बना दिया, यहाँ भी एक सॉलिड बना दिया और यहाँ भी एक मैंने सॉलिड बना दिया। ठीक है, आप देखोगे कि ये तो बच्चों फ्रंट में है सॉलिड, आप इसको देखोगे तो बैक में भी आपको नज़र आएगा कि ये भी एक सॉलिड है। ठीक है, इसको मैं बड़े करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये मैंने बना दिया एक सॉलिड, ये भी मैंने एक बना दिया सॉलिड बच्चों। ठीक है, एक ये सॉलिड बना दिया मैंने और मैंने एक ये सॉलिड बना दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्रंट में। आप इसमें बैक में भी देखोगे। ठीक है, बैक में कैसे दिखाई देगा, ये बैक में ऐसे दिखाई देगा। यहाँ भी सॉलिड है बैक में इसके, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है और यहाँ भी सॉलिड है।
ऊपर भी सॉलिड है, नीचे भी सॉलिड दिखाई देगा। ठीक है, तो बच्चों जो ये सॉलिड होता है वो एक इस फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, मैं इस सॉलिड को, ये तो क्लोज सॉलिड थे, मैं दूर दूर कर दूं तो सॉलिड तो क्या हो जाएगा। देखो मैं दूर दूर कर देता हूँ सॉलिड को। एक सॉलिड मैंने यहाँ बना दिया, तो मैंने एक सॉलिड इसको यहाँ बना दिया। ठीक है, एक सॉलिड अगर मैंने यहाँ बना दिया तो एक सॉलिड मैंने इसको यहाँ बना दिया। एक सॉलिड मैंने इसको यहाँ बना दिया तो एक सॉलिड मैंने इसको यहाँ बना दिया। एक सॉलिड अगर मैंने यहाँ बना दिया तो एक सॉलिड मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, एक्चुअली ये पेन है, आपसे ये मैंने पेन लिया है। ठीक है, तो ये एक सॉलिड है। ठीक है, मैंने जब तो आपको एक फ्रंट में दिखाया था सॉलिड और एक दिखाया था मैंने बैक में। अब मैं इसको मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ भी सॉलिड दिखाई दे रहा है और इसके साइड में यहाँ भी सॉलिड दिखाई दे रहा है। जैसे ये रहा, इस सॉलिड के नीचे ये दिखाई दे रहा है, इस सॉलिड के नीचे ये दिखाई दे रहा है, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। एक्चुअली मैंने इनको ये इससे मिला दिया। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बन गई, ये तो हमारी एक क्यूबिक बन गई। ये हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, है ना। ये क्या सा स्ट्रक्चर बन गया, हमारा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, अब ये तो NaCl है, मैंने सोडियम दिखाए हैं। अब आप कहोगे कि सर इसमें क्लोरीन भी दिखाओ। ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया एक क्लोरीन, यहाँ मैंने एक लगा दिया यहाँ क्लोरीन, एक लगा दिया मैंने यहाँ क्लोरीन और एक यहाँ लगा दिया मैंने क्लोरीन, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया और ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया। अब क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, NaCl का बनाया ना, ये हो गया यहाँ। ठीक है, ओके, और एक क्लोरीन हमारा यहाँ बन गया। ठीक है, अब आप क्या कहोगे बच्चों, एक्चुअली ये जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है हमारा लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर हो गया ये हमारा। आपका दोस्त बोलेगा नहीं सर ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं सर ये सॉलिड क्लोराइड है। तो बच्चों हमेशा जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, ये लेटाइट स्ट्रक्चर होता है, ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो सॉलिड जो होता है वो हमेशा एक लेटाइट स्ट्रक्चर होता है, किसका, नेटवर्क का। हमारा सॉलिड होता है बच्चों, वो हमेशा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि जो सॉलिड है उसका जो हमारा मोलिकुलर मास होगा वो क्या होगा। ठीक है, जो हमारा ये सॉलिड है बच्चों, उसका अगर हम मोलिकुलर फार्मूला मास निकालेंगे, एक्चुअली हम उसके मास से ही मोलिकुलर मास निकालेंगे। अगर हम मोलिकुलर मास, सॉलिड का जो मोलिकुलर मास है, अगर हम उसी के मास से सम कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मोलिकुलर मास निकल के आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है, मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड का मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों NaCl। ठीक है, क्या होता है, NaCl। अगर मैं आपको कहूँ कि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो हमारा Na है और Cl है, एक Na मतलब एक सोडियम 6 क्लोरीन को घेरे रखता है। ठीक है, और हमारा एक क्लोरीन 6 किसको घेरे रखता है, सोडियम को घेरे रखता है। तो इसका एक्चुअली जो फॉर्मूला बनेगा Na6 और Cl6 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, मोलिकुलर जो मास निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। सोडियम का अगर मोलिकुल मास होता है वो 23 होता है AMU। ठीक है, और प्लस जो क्लोरीन का होता है वो 35.5 AMU होता है। ठीक है, अगर हम एक बात ध्यान रखना,
हम सॉलिड का मोलिकुलर फार्मूला नहीं निकालते, हम हमेशा निकालते हैं फार्मूला मास। ठीक है, तो हम ये आ जाएगा 58.5 AMU। हमारा सोडियम क्लोराइड का जो हमारा फार्मूला मास आया है वो हमारा एक्चुअली ये आया है। ठीक है, ये मैंने क्यों लिख दिया Na6 और Cl6 बच्चों, आप देखना, मैंने ये दिखा देता हूँ। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो हमारा एक Na है वो 6 क्लोरीन को घेरे रखता है, जो हमारा एक क्लोरीन है वो 6 सोडियम को घेरे रखता है। ठीक है, तो हमें सोडियम क्लोराइड का क्या निकालना है, मोलिकुलर मास नहीं, फार्मूला मास। जो हमारा सॉलिड है उसका हमेशा हम क्या निकालते हैं, फार्मूला मास निकालते हैं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? जो इस वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो को बच्चों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है बच्चों आपको। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि मैं जो भी आपको वीडियो डालूँ वो आपके नोटिफिकेशंस के ऊपर आ जाए। ठीक है, आप तुरंत उस वीडियो को देखो और समझने की प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, मैं 1 बाय 1 एक इजी ट्रिक के साथ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसको भी मैं जल्द ही क्लियर करूँगा। ठीक है, जल्द ही पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। थैंक यू।